नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनावी खबर के साथ। हालांकि चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन कल जिस तरह से एग्जिट पोल आया है वो चौंकाने वाला था। हालांकि बहुत चौंकने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की जो सभा चल रही थी और जिस तरह से भीड़ वहाँ एकत्रित हो रही थी, उस हिसाब से लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन कल जिस तरह से एग्जिट पोल आया है वो बिल्कुल महागठबंधन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये आपको मैंडेट नहीं है। ये 10 तारीख को पता चलेगा कि बिहार का जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठा। लेकिन हम आज ये चर्चा तो कर ही सकते हैं कि अगर ये एग्जिट पोल सही है, अगर ये सही होता है, तो क्या नीतीश कुमार से लोगों का मन टूट चुका है? क्या लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाले हुए थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो चुका है? ऐसे और कई सवाल हैं जो आने वाले दिनों में जिस पर चर्चा होगी, डिबेट होगा और लोग उसको बड़े गौर से देखेंगे, समीक्षा करेंगे। और वही समीक्षा करने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा है और यहीं पे एक छोटा सा डिबेट हम चाहते थे और जिसमें 4 हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। अजय चौहान जी, जो राजद के एक अच्छे वक्ता हैं और सिवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे परिचय करवाएंगे आपको। और दूसरे हैं गदाधर विद्रोही जी, जो स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी आरएसएस के कट्टर समर्थक माने जाते हैं लोग। और हमारे साथ मैडम हैं मधुबाला मिश्रा जी हैं, जो प्रोफेसर हैं और ये अपनी बात को अच्छी तरीक़ा से रखती हैं। और हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव राजीव रंजन राजू जी हैं, जो समाज सेवी हैं और ख़ास करके राजनीतिक बातों पे अपनी बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। वो बताते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमें लगता है कि शायद अच्छी तरीक़ा से वो बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है अगर ये एग्जिट पोल इसी तरीके से सामने आता है तो। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा, राजद के जो हमारे साथ अजय चौहान हैं, अजय चौहान से कि अजय जी, क्या लग रहा है एग्जिट पोल आने के बाद? तो आपको तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है कि सरकार आपकी बनने जा रही है। नहीं, ये तो पहले ही देखिए क्या है, मुद्दाओं के आधार पे स्टार्टिंग में ही हम लोग चुनाव से पहले ही बिहार के लोगों का जो रुझान था, और इसलिए रुझान नहीं कि आरजेडी से बहुत हमको ज़्यादा मतलब प्रेम है या आरजेडी से व्यक्तिगत मेरा संबंध है। बिहार की आवाम ने मुद्दाओं के आधार पे और बेहतर बिहार बनाने के लिए, मजबूत और सशक्त बिहार बनाने के लिए 15 साल का जो सफ़र आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा, जिस शासनकाल में तमाम इश्यूज़ पर यह सरकार फेल्योर रही, जिसके वजह से ले करके लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था। और तमाम, जैसे कोरोना का काल हो गया या फिर बाढ़ जैसे महामारी, तो तमाम इश्यूज़ पे गवर्नमेंट जो फेल्योर रही, इसी के जो है सो आवेश। अगर हम बात करेंगे मुद्दों की, तो 2 मुद्दा आप बताएं कि 2 मुद्दा वो कौन सा रहा जो पूरे बिहार पे वो आपके पक्ष में लाने में कामयाब रहा? नहीं, सबसे पहला देखिए क्या है, समझिए बात को। अभी बिहार में वैसा लोगों को और सरकार को भी आइडिया नहीं था। अगर कोरोना का काल नहीं आया होता और बाढ़ जैसा प्रकोप जो भयावह रूप ले लिया था बिहार में, निश्चित तौर पर अगर कोरोना का दौर नहीं आया होता तो हमको लगता है कि बिहार के लोग इतना सिंसियर और इतना सूझबूझ और इतना जो है सो परिवर्तन के मूड में नहीं आते। लेकिन जैसे कोरोना का काल आया
तो हुआ क्या, पूरे देश में चारों तरफ जब व्यवस्थाएं बंद हो गई, अब बिहार के जो सम्मानित हमारे नौजवान साथी हैं, किसान हैं, वो एक बड़ा मुद्दा, वो बड़ा मुद्दा बन गया। समझिए, तमाम लोग जो बाहर से सुदूर प्रदेशों में रह करके परिवार का परवरिश करते थे, तो इसका तो कहीं अंदाजा सरकार को इस बात का था ही नहीं। सरकार तो 15 साल केवल और केवल बस मस्त थी। हुआ क्या समझिएगा, जैसे बंद हो तो तमाम प्रदेशों के लोग अपने घर में आए भाग करके कि भाई अब कहाँ जाएंगे। आदमी जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं दिखता तो अपने घर में आदमी जाता है, और जब घर में लोग आए तब देखिए घर में आए तो साला यहाँ व्यवस्था मतलब कुव्यवस्था चारों तरफ, वह चाहे कोई भी हो, रहने की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, किरासन की व्यवस्था हो, या प्रशासन की व्यवस्था हो, या रोजगार की व्यवस्था हो, तब जाकर के हाहाकार बचा। अरे भाई बिहार तो सारा सिस्टम और इसका टोटल मशीनरी और टोटल व्यवस्था इसका चौपट है, तब जाकर के बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया। और ये हम जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि मेरा व्यक्तिगत कोई राय है, बिहार के आवाम का यह राय है, तब जाकर के ये इतना बड़ा बेरोजगारी मुद्दा बना इस बार। यस, वही वजह वही था, सब लोग आए जो न, अब लोग रोजगार के लिए परेशान हमने हो गए। देखा था जब स्टार्टिंग दौर में हमारे जो बिहार के रहने वाले, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा गया, अपने ही घर में वो बेगाने बन गए, और जब वो किसी तरह से, आपने देखा होगा कि वो पैदल, सिवान से अगर हम बात करें तो दिल्ली की दूरी लगभग 950 सवा 900 किलोमीटर की होती है। लोग मुंबई से चल के, उसके आगे दिल्ली से बहुत आगे लगभग 250 किलोमीटर और जोड़िए, राजस्थान से चल के, अहमदाबाद से चल के पैदल गाड़ियों की डिक्की में। एक तो हम लोगों ने देखा था कि वो सीमेंट ये बनाने वाली रॉ मटेरियल मिक्सर मशीन के, उसके अंदर लोग बैठे हुए थे। वो चाहते थे किसी तरह से भी हम अपने घर चले जाएं, और ये एक बड़ा मुद्दा बना। और तेजस्वी ने, शायद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को पकड़ के यहाँ तक पहुँच गए कि आज जो एग्जिट पोल आ रहा है, एक एग्जिट पोल तो हम आपको बता दें कि जो कल 6:30 बजे से ये एग्जिट पोल आना शुरू हुआ, और कल वोटिंग भी चल रहा था, 6:30 बजे तक वोटिंग चल रहा था। और बार बार जो लोग टीवी चैनलों पे बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि आधे घंटा के बाद जो सही आंकड़ा आएगा वो हम आपको बताएंगे, और वो चौंकाने वाला होगा। और वो आंकड़ा आया जो थोड़ा सा लेट से सभी चैनलों ने प्रकाशित किया। आपको बता दें कि वो आंकड़ा ऐसा आंकड़ा है जिसे शायद देखने के बाद से हमें लगता है कि पूरा बिहार तेजस्वी के साथ खड़ा हो गया। और वो आंकड़ा है, ये आज तक जो देश का सबसे बड़ा चैनल है उसका है, एनडीए यानी नीतीश कुमार और बीजेपी, इसको सिर्फ 55 सीट पे सिमट दिया गया, और ये महागठबंधन को 180 सीटें दे दी गई। ये लगभग 7 बजे का ये आंकड़ा है। 7 बजे वो जब लेट तक जो वोटिंग चल रहा था, और उसके जो रिजल्ट आए उसके आधार पे ये बनाया गया, और 8 सीट एलजेपी एंड अदर्स को दिया गया। अब इस पे हम बात करेंगे विद्रोही जी से। विद्रोही जी, जो आंकड़ा ये चाणक्य का है, और आज तक पे ये कल से चल रहा है, हालांकि यही आंकड़ा और चैनलों ने भी बढ़ा करके किया है। अब ये आंकड़ा अगर आता है तो क्या माना जाए, किसकी हार होगी, नीतीश कुमार की या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? शायद आपने चाणक्य का 15 का आंकड़ा नहीं देखा होगा। जी बिल्कुल देखा, बिल्कुल 15 देखा। में जो आंकड़ा आया था एग्जिट पोल का, जी। वो क्या आया था, सारे आंकड़े बदल गए। यही चाणक्य ने बताया कि बीजेपी 155 जीता रहा है, कहाँ पर सिमट गया, 55 में। इसलिए देखिए, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इस आंकड़े में हो सकता है कि आंकड़ा में अंतर आ सकता है, लेकिन जितना अंतर दिखाया जा रहा है वह आंकड़ा हमारे समझ नहीं आता। कुल मिला के जो 6-6:30 बजे के बाद जो आना शुरू हुआ था, उसमें जो था 138, 132, तो ये तो मेजॉरिटी तो जा रहा था महागठबंधन को। अगर ये सब कुछ इसी तरीके से, हम अगर कह रहे हैं चूँकि ये मैंडेट नहीं है, अगर ये सब कुछ इसी तरीके से रहा, थोड़ी सी इधर उधर हुई सीटें,
तो ये हार किसकी होगी, बस इसका जवाब हमें चाहिए। देखिए, मैंने आपको पिछले दिन भी हम खड़े थे तो मैंने आपने विषय रखा था तो मैंने स्पष्ट कहा था कि पूरी बिहार का जो रिपोर्ट आ रहा है वह आरजेडी की ओर झुका हुआ है। सीमा ने बताया था, ये सारे विषय मैंने रखा था कि झुका उसकी ओर है। तो जो रिपोर्ट आ रही है इसमें शंका की विषय नहीं है कि पूरी की पूरी मामला जो है वह आरजेडी की ओर झुका हुआ है। अब अंतर जो है उस अंतर में कुछ फेरबदल हो सकता है, कम बेशी हो सकता है। फिर आपको रोकना चाहेंगे कि हम अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए जिम्मेवारी तय करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार उनकी सभाएं हुई हैं और बड़े पुरजोर तरीके से वो चिल्ला के कहते थे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। और तब अब ये जरूरी हो जाता है कि इसकी जिम्मेवारी तय की जाए कि नीतीश की हार होगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, ये हमको लगता है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था, भले प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है, लेकिन मैं भी कहा कि पूरी की पूरी जो हार होगी ये नीतीश जी की हार है, हमारी प्रधानमंत्री की हार नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। चलिए, विद्रोही जी ने सिर्फ नीतीश कुमार को दोषी बता दिया, लेकिन हम अब मैडम से बात करेंगे। मैडम, आप बताइए, क्या दोनों की बातों को सुना? हमने ये भी सवाल रखा कि क्या लगता है दोषी कौन होगा अगर ये आंकड़ा इसी तरीके से 10 तारीख को सामने आता है तब? देखिए, आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं दोषी कौन होगा, मैं तो ये बोलना चाहूँगी, ये गलत, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं दोषी नहीं मानता, मैं जिम्मेवार होगा। यस, जिम्मेवारी की बात हम बोल रहे हैं। हम बिहार के निवासी हैं और बिहार की जनता इतनी समझदार है कि सारी जिम्मेदारी बिहार की जनता पे जाती है, इसलिए कि बिहार की जनता बहुत सोच समझ के स्टेप बढ़ाती है। वो जानती है कि उसे काम चाहिए। वो 15 साल राजद की सरकार को देखी, 15 साल भाजपा और नीतीश की सरकार को देखी, अब वो नेचुरली बदलाव चाहती है। तो वो बदलाव चाहने के लिए चाहे नरेंद्र मोदी का मतलब सभाएं हो या किसी की भी सभाएं हो, वो अपने मन से वोटिंग करती है। तो इसमें पूरी जिम्मेदारी हमारी जनता की है, क्योंकि जनता हमारी बहुत समझदारी से अपना मतों का प्रयोग करती है। जनता तो भाई पिछले बार भी 2015 में जब चुनाव हुआ था, हाँ। और 2015 की हम बात क्यों करें, 2005 से हाँ। उस जंगल राज के खिलाफ ही तो नीतीश जी को सरकार की चाबी सौंपी गई थी और उसके बाद से लगातार 2020 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे। क्यों नहीं बिहारियों के लिए एक मिल की व्यवस्था हुई? तो अगर आपने ये नहीं किया तो जिम्मेवार तो आप भी हैं। नहीं तो वही तो वो देखना चाह रही थी। 15 साल तक वो राजद को देखी, फिर उसे प्रॉब्लम महसूस हुआ कि हमारे सारे कार्य नहीं, तो फिर वो भाजपा को दी, भाजपा और नीतीश को दी, और एक बार नहीं 2 बार, तीसरी बार देख के वो समझ गई कि नहीं, अब हमें एंटी कॉम्बेंसी हमें अब चेंज करना ही है, बदलाव करना है। तो इसलिए वो अपना मन बना ली, चाहे किसी की भी सभा हो, किसी वो अपने मैडम ने कहा कि जनता ही इसके लिए है, जिम्मेवार है, जिम्मेवारी जनता की है, जनता को चाहिए। राजू जी, आपको क्या लगता है कि इसके लिए जनता दोषी है, जनता जिम्मेवार है? कि नेता, जनता तो अपना काम करती है, आप जैसे आप जो सब्जबाग दिखाते हैं उसके आधार पर जनता आपको वोट करती है और आप उसके बाद से मस्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं जनता को उसके हाल पे, तो जनता कहाँ दोषी है इसमें? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन को, बहुत बढ़िया बात, लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को इतनी शांति से संपन्न कराने के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं, कोई 2 नंबर 3 नंबर कोई खबर ऐसी नहीं थी जो आप लोग लगातार क्षेत्र में बने रहे। ये अत्यंत ही सराहनीय रहा। जहाँ तक ये जिम्मेदारी का प्रश्न उठता है, ये नीतीश बाबू के गुरूर की हार है, गुरूर की हार, इनके गुरूर की हार है। इन्होंने पूरे अपने दल को ही, दल के लोगों को भी कोई तरजीह नहीं दिया करते थे। पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी से चलती थी, कोई मानवीय पहलू नहीं था। मामूली बात देख लीजिए, मद्य निषेध भी को हम लेकर चलते हैं, एक उसका पहलू ये है कि वो समाज के लिए घातक है, खराब है, लेकिन आपने एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी, समानांतर अर्थव्यवस्था एक खड़ी हो गई, जिसमें आपके युवा और वो व्यवस्था तो राजू जी इतना बढ़ा
कि हम दूसरे जगह की बात कम करें, हम अपने शहर की बात करें। सिवान जिला के कई गांवों में दो गांव, एक आपको गोरिया कोठी का वो इलाका है, याद कीजिए, और एक तरवारा का इलाका, जहां शराब बेचने वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया और बाद में गोली चलानी पड़ी। यही स्थिति है, हालात हो गए। तो ये जो अगर हालांकि आकलन है, अनुमान है, और अनुमान ठीक भी होता है, गलत भी होता है। 60 मैक्सिमम सैंपल जो है वो 60,000 का है, किसी का 30,000 का है, चाहे जो भी हो, चाणक्य हो, नेल्सन हो, जो भी हो, ये एक अनुमान है। अनुमान सत्य भी होता है। अब अनुमान अगर सही होता है, उस स्थिति में तेजस्वी जी को गुड गवर्नेंस देना होगा, क्योंकि अब बिहार की जनता 30 साल का हिसाब मांगेगी, न कि 15 साल का। 15 साल आपका भी देख चुकी है। ये एक बड़ा सवाल है और राजू जी ने बड़ी अच्छी बात कही और इसका हम जवाब लेते हैं अजय चौहान जी। एक चीज और कहना चाहेंगे, लेकिन उन 15 सालों में तथाकथित जंगल राज में 2 इंडस्ट्री आपके पास आई है, मरहौड़ा नया गांव, दरियापुर, नया गांव, और एक आपका मधेपुरा। कम से कम 2 बड़ी इंडस्ट्री आई, लोगों को जितना हो 0.1% ही हो फायदा हुआ, लोगों को रोजगार मिला। लेकिन इन 15 सालों में कुछ नहीं मिला। जो भी एक असेंबलिंग यूनिट हीरो की आई थी, वो भी वापस लुधियाना चली गई। चलिए, कल से राजू जी ने दोनों बातें बड़ी अच्छी कही हैं और दोनों का जवाब हम अजय चौहान से लेंगे कि अजय जी, आपने देखा कि राजू जी ने एक आशंका जताई है उस जंगल राज की वापसी का। ये आशंका सिर्फ राजू जी की नहीं है, हमें लगता है कि आम आदमी से जब हम बात करते हैं तो उनके मन में एक कहीं किसी कोने में ये भय जरूर हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पुराने दिन वापस आ जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो डिफाइन हम कर देते हैं कि बार बार तमाम मतलब मीडिया के माध्यम से और आवाम में ये संदेश या पॉलिटिकल लोग की जंगल राज। देखिए, परेशानी क्या है और किस बात की है। लालू जी के समय में कमियां क्या थी और क्या परेशानी रहा, लालू जी ने गलती क्या किया। लालू जी की जब लालू जी सत्ता में जब वापिस है, जिसके बदौलत सत्ता में आए, तमाम उन गरीब गुरबा, वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वीकर जो सेक्शन है, तमाम उन लोगों का प्यार मिला और बहुत बड़ा अवेयरनेस था जब वो मुख्यमंत्री के रूप में। और ऐतिहासिक वह पल होगा कि जब एक गरीब का बेटा गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हो। क्या रहा होगा वह पल, उससे पहले ऐसा नहीं था। तो उन्होंने जब गांधी मैदान के ग्राउंड में जब मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया पहली बार, तो बड़ा अवेयरनेस किया। और क्या हुआ, तमाम इन जो छोटी छोटी समाज के जो लोग हैं, जो हाशिए पे थे, जो मुख्य धारा में नहीं थे, ये बिल्कुल समझिएगा हमारी बात को, मैं बता देना चाहता हूँ, फिर आएंगे जंगल राज पे। तो क्या हुआ, उस समय इन लोगों को ताकत मिलने लगा और धीरे धीरे ये लोग मुखर होने लगे, बोलने लगे, अपने हक की बात करने लगे, अपने हुकूक की बात करने लगे। और वहीं अपने हक और हुकूक की लड़ाई, आंदोलन, संघर्ष जो चलने लगा, यही कुछ लोगों को, बीजेपी के लोगों को, लालू जी ने क्या किया, लालू जी ने दिया आवाज और विपक्ष के लोगों को लगा जंगल राज। समझिएगा दोनों बात। तो रहा ऐसा, ऐसे आप अजय जी, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी पार्टी के और अपने नेता की बात को रखा, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और था। आपको याद होना चाहिए कि मीसा भारती की शादी थी, ये पटना आज तक नहीं भूल पाया है। शोरूम से गाड़ियां निकाल ली गई, कौन निकाला था? आप ही की सरकार के लोग थे। नहीं, हम बता रहे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई थी, ये आपको मानना होगा। और तेजस्वी यादव ने भी माना है कि अगर हमसे गलती हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं। 2015 में भी कई मंचों से उन्होंने कहा था और इस बार तो खैर जनता उनके साथ थी। शंका ये है, देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि वही चीज़ होगा, लेकिन अगर कहीं से भी उस तरह की बात होती है तो क्या उस तरह की बातों पे रोक लगेगी? हमने ये भी देखा है कि जैसे ही अनाउंसमेंट होता था, आप जीत गए, हथियारों से फायरिंग होता था। यही सिवान की सड़कें हैं। क्या अब उस सब पे रोक लगेगी? और बिल्कुल सबके साथ जो एक नारा भी बन चुका है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके आधार पे तेजस्वी जी ने भी वादा किया है, इसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, सारी बातों का मैं खंडन कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि जंगल राज पे हमने चर्चा की, आपने कहा कि भाई कुछ ऐसी कमियां, गलती थी, हम भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। अगर कमी नहीं होता, अगर सरकार के तंत्र में और सरकार के मशीनरी में कहीं से कमी नहीं होता,
खामियां नहीं हुई होती तो ऐसा लगता है कि बिहार के जो मतलब तो 15 साल का वनवास नहीं होता। यह बात एक्सेप्ट करने वाले इस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन हम चूंकि जंगल राज पे चर्चा कर देना चाहते थे, इस वजह से हमने बताया। अब रहा बात कि उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा लोगों के जहन में ऐसा शंका है, आवाम के जहन में ऐसा कि ऐसा नहीं हो कि जब माननीय तेजस्वी यादव जी जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे इस तरह एकदम स्पष्ट जान लीजिए कि तेजस्वी यादव जी ने एकदम पूरी, चूँकि हम लोग प्रदेश के संगठन में भी हैं तो संगठनों में जब जाते हैं हम लोग तो चर्चाएँ होती रहती है कि कहीं भी बिहार के हक और हुकूक के लिए तमाम A to Z की जो पार्टी बनी हुई है ना, हमारी सामाजिक न्याय की बात जो करने वाले हमारे लालू जी थे, उन्हीं के विचारधारा को आगे ले जाती है तेजस्वी यादव जी ने जो A to Z का पार्टी बना दिया। A to Z मीन्स सारे लोग उसमें, बिहार के सभी लोग हैं, तो इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। और अगर कहीं कोई वैसा होता तो देखिएगा सख्ती के साथ कार्रवाई होगा और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए। चलिए हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। विद्रोही जी, आपको क्या लगता है, आपने अजय जी का बातों को सुन लिया कि अगर इस तरह की बातें होती हैं तो जंगल राज जिससे डरे हुए हैं आप लोग, और लगातार कैंपेनिंग में चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे नीतीश कुमार हो, लगातार वो 15 साल के काम की चर्चा नहीं करते हैं, 15 साल पुराने जंगल राज की चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी सुधार करेंगे या फिर पुराने रास्ते पे जाएंगे? आगे आगे देखिए होता है क्या जी, इस पर कुछ बोलना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो स्थिति बनेगी इसका इंतजार हम सबको रहेगा। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि नीतीश जी तो जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी वह गलती ना करें जो गलती 15 साल तक उन्होंने किया। अगर गलती करेंगे तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा नहीं, चूँकि अब ऑप्शन भी नहीं बचेगा आपके पास। हाँ, आपको लगता है कि नीतीश जी से गलती हुई है और इसके लेकर के जनता उनके खिलाफ चली गई है? देखिए, नीतीश जी के जो हमारे राजू भाई ने कहा ना, नीतीश जी बिल्कुल ही अहंकारी व्यक्ति हैं और उनकी मन में इतना अहंकार था, इतना उन्होंने अपने आप को दो ही चीज़ को माना, उनके बीच में दो ही था, PM और DM। इसके पीछे किसी को महत्व नहीं दिया इसने, यह ज़्यादा उनको एंटी काम किया। और इसके कारण क्या हुआ कि नीतीश जी को जो भ्रम था कि पूरा जनता मेरे साथ है, मैंने बहुत सारा काम किया। और दो बात तो एकदम क्लियर है कि 2 पॉइंट इस सरकार को ले डूबा। एक तो कोरोना काल का जो प्लान हुआ, बिहार में सारे लोग आए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई मंत्री निकला तक नहीं जी, उसको पूछने वाला। यह फैक्टर ज़बरदस्त काम किया। और बाढ़ जो आया उस बाढ़ में भी कोई मंत्री नहीं निकला। ये 2 फैक्टर जो है ना, यह काफ़ी काम किया। और मैं कहूँगा यह जीत तेजस्वी की जीत नहीं है सर, नहीं मानता हूँ। ये तो आप जानते हैं बिहार होता है, बिहार का गुस्सा उस गुस्सा का लाभ उठाया तेजस्वी जी ने। बिहार को गुस्सा था, हाँ, बिहार को गुस्सा था और ये गुस्सा का खामियाजा नीतीश कुमार को शायद अभी जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से तो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब 10 तारीख को असल तस्वीर जब सामने आएगी तो उस समय पता चलेगा कि नीतीश कुमार वाकई हैं या बिहार के गुस्से का शिकार हो गए। अब मैडम ये बताइए कि जब तीसरे राउंड में नीतीश जी जब अंतिम सभा चल रही थी उनकी, और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, अब हमें कोई चुनाव नहीं, ये कहने का क्या मतलब था? क्या नीतीश कुमार पिछले 2 राउंड के चुनाव से वो जनता के मिजाज को भांप गए थे? चूँकि कई जगह पे उन पे कहीं आलू प्याज चला तो कहीं पथराव, माने कुछ इस तरह की बातें हुई, वोटिंग किया लोग, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगे। तो क्या नीतीश कुमार को एहसास हो गया था कि इस बार जनता उनके पक्ष में नहीं है? बिल्कुल एहसास हो गया था। अब मान लीजिए कि जो 3 टर्म वो शासन किए, जब हमारी आम जनता हर बात को समझ जा रही है तो क्या वो उनके दिमाग में नहीं है? वो तो अंदर से घबराए हुए थे, वो जान रहे थे कि इस बार मेरी हार होने वाली है। तो वो लास्ट कार्ड जो है अपना वो खेल दिए कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, आप लोग इस बहाने भी मतलब हमें वोट दें। तो अंदर से उनमें घबराहट थी, हालांकि वो इस साल के अंतिम चरण की बात कर रहे थे, लेकिन उनके मन में जो घबराहट थी वो घबराहट सामने आ गई। तो एक सीट और बन रहा है कि चूंकि चुनाव के पहले से ही 2015 में बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी और ये जदयू और आरजेडी दोनों एक साथ थे, लेकिन बाद में 17-18 महीनों के बाद थोड़ी सी खटास आई, अलग अलग हो गए, अब फिर एक साथ थे। क्या बीजेपी को इस बात का मलाल था
और इसी के लेकर के बीजेपी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा पूरे शासनकाल में कि आज नीतीश जी उसमें फंसते नजर आ गए। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश जी का सिर्फ सत्ता चाहिए, चेयर चाहिए, और उस चेयर के कारण ही कभी राजद, कभी कांग्रेस और कभी भाजपा का साथ बटोरते रहते हैं। और इस बात का भाजपा को जरूर अंदेशा रहा होगा कि अगर वो ज़्यादा सीट लाते हैं, अगर इनका सीट कम होता है तो वो जरूर राजद को के पक्ष में चले जाएंगे या फिर किसी और को लेके अपना सरकार बना लेंगे। और नीतीश में ये गुरूर तो था ही कि वो सोचते थे कि मेरे ही नाम से सारे वोट गिर रहे हैं। इस बात की उनमें गुरूर थी, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। ये गुरूर ले डूबा इनको, नीतीश कुमार को। और 2015 की हम बात करें तो उस समय जो नीतीश कुमार को 70-72 सीटें जो आई थी, और आज का जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें लगभग 33 सीट से लेकर के 44 सीटें, इससे ज़्यादा कोई नहीं दिखा रहा है। राजू जी, अब बताइए कि आज जो परिस्थितियां सामने आई हैं, जो 33-44 सीटें दिखाई दे रही हैं, ये एग्जिट एकदम ये अलग आंकड़ा है, इसमें कहीं आपको तो क्या पिछले बार जो आया था वो सब राजद का वोट था जो नीतीश कुमार को इतना ऊंचा तक ले गया? देखिए, एक इनकम्बेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 15 साल लगातार सत्ता में और जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में इनकम्बेंसी होना लाजमी है। आप साउदर्न स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ कोई भी सरकार आप देखते होंगे कि 5 साल के बाद बदल जाती है। खैर, बिहार के लोग भावनात्मक होते हैं, जिस तरह से नीतीश जी ने एक भावनात्मक अपील किया कि मेरा अंतिम है, जी, मेरा अंतिम है, इसके बाद मैं सत्ता में नहीं रहूँगा या जो भी हो। तो ये इमोशनल अपील से काम होने को नहीं है, और हमारे यहाँ की जनता इमोशनल है। उनको ऐसा लगा कि ऐसा अपील करने से कुछ वोट हमको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि युवा पीढ़ी जो इस बार पहली बार बूथ पे गई हुई थी, वो इस इमोशनल कार्ड का शिकार हुई, या वो ये सोचने लगी कि ये अब अगर हमने 5 साल इनको दे दिया तो फिर अगर ये इधर उधर कर दिए, फिर ये भाग गए, तो फिर हम सवाल किससे पूछेंगे, क्योंकि 5 साल के बाद तो ये तो रहेंगे नहीं, आएंगे नहीं हमारे पास। तो इसका भी असर पड़ा क्या उनके? अभी सबसे बड़ी समस्या थी जो नए लड़के गए हैं या जो नए पास आउट्स हैं, बेरोजगारी की। जॉब अपॉर्चुनिटी बिहार में 0। दूसरा, एजुकेशन समाप्त। जो एजुकेशन जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई, वो भी उसको एक जो कॉम्पिटिटिव माध्यम होना चाहिए था वो न करके एक दूसरा भाई मीडिया बना दी। जितने इनकम्पिटेंट लोग थे वो टीचर हो गए। स्वास्थ्य की स्थिति आप देख रहे हैं, जिसको टाइफाइड था उसको भी कोरोना डिक्लेयर कर दिया गया और वो भागा फिर रहा है। न कोई जांच की उचित यहाँ पर कोई प्रक्रिया है। जो मशीनें जिला में भेजी गई, वो मशीन समझिए कि उसके बावजूद भी आपका पटना जाना है। मशीनें तो आ गई, लेकिन मशीन चलाने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे। स्थितियाँ आपने खुद देखी हैं और आप लोगों ने दिखाया है कि मरीज अपना सिलेंडर लेके घूम रहा है पटना के सड़कों पर। तो ये सारी स्थिति विस्फोटक इतनी हो चुकी थी कि अब पूरी जनता ऊब चुकी थी, और उसको मैंडेट जो भी मैंडेट आ रहा है उसको नीतीश कुमार भी स्वीकार करें, हम भी स्वीकार करें, और आगे बिहार के बेटर फ्यूचर के लिए आगे सोचे। साथ ही साथ तेजस्वी को भी गुड गवर्नेंस के बारे में सोचना होगा जी, क्योंकि हर जगह एक उनके ऊपर टैग लगा होगा लालू जी का। हालांकि बड़ा अच्छा एक उनका एक स्ट्रेटजी भी रहा कि पूरे कैंपेन में कहीं भी उन्होंने लालू और राबड़ी का नाम नहीं लिया, न उस सत्ता पूरे परिवार को चुनाव मैदान से हटा दिया पूरे सत्ता काल का। एक 15 और एक लड़का, नया लड़का, और अकेले दम पर सारे लोगों को, परिवार के सारे लोगों को दरकिनार करते हुए अकेली लड़ाई लिया है। अगर ये जीतता भी है तो स्वागत योग्य है बिहार के लिए। हम बिहार का अब एक मैडम, एक छोटा सवाल आपसे, चूंकि आप शिक्षा क्षेत्र से आती हैं, लगातार चुनावी कैंपेनिंग में आपने देखा होगा कि लगातार ये 9वीं फेल, फेलस्वी यादव और क्या क्या नाम दिया गया, आज वो मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है एग्जिट पोल के अनुसार। आपको क्या लगता है कि अगर ये 9वीं फेल, हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि ये लोगों ने इतना इसको बना दिया, और इस पर हम अंतिम जवाब लेंगे चौहान जी से, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जिस सोच के साथ आए हुए हैं, जिस विज़न के साथ आए हुए हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था जो आज चौपट हो चुकी है वो बदलाव होगा? देखिए कैलाश जी, प्रॉब्लम तो है,
9वीं पास हमारा मुख्यमंत्री बनता है तो दुखद है, लेकिन एक बड़ी बात है कि वो पॉलिटिकल घराने से हैं, देखते सुनते रहते, कुछ मतलब जानकारी हासिल कर चुके हैं। और ये जो शिक्षा या कोई भी व्यवस्था हो तो ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करता है। हर जगह मतलब ब्यूरोक्रेट लगे रहते हैं, तो उन लोगों के बल पे, उन लोगों के ये से हम लोग आशा करते हैं कि ये कुछ अच्छा करने का, नया करने का, चूँकि यंग है तो कुछ अच्छा करने का सोच थोड़ा औरों से अलग होगी और उस आधार पे वो कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे, ये हम लोग आशा करते हैं। आस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। एक्सपीरियंस भी है इस लड़के को। हाँ। डिप्टी सीएम का 18 महीने का 18 महीने एक्सपीरियंस का। और जो भी हो ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, इसलिए ऐसा नहीं कहा सकता है कि। चलिए अभी इसी सवाल को लेकर के हम अजय जी से बात करते हैं कि अजय जी क्या लगता है, अभी आपने मैडम को सुना कि 9वीं पास हैं, ये थोड़ा सा दुखद है, लेकिन क्या लगता है कि पूरा बिहार आज उस मुहाने पे खड़ा है जहां बदलाव चाहता है, और इस परिस्थिति में क्या तेजस्वी निकाल पाएंगे? देखिए क्या है, विपक्ष में जो भी व्यक्ति होता है, आज हम लोग सत्ता के विपक्ष में बैठे हुए हैं तो हम लोग अपनी काम ईमानदारी से किए हैं। एज विपक्ष का रोल हम लोगों ने अदा किया बिहार में। कि सरकार की ये कमियां रही, ये खामियां है, सरकार इस मोर्चा पे फेल्योर है, सरकार में ये कमी रहा, ये सब नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से विपक्ष का काम है कि क्या नाम है, वह परिवार जो है सो परिवारवाद कहलाता है राजनीतिक में, या फिर 9वीं फेल, ये हो सकता है उन लोगों का कहना हो। लेकिन एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक सशक्त बिहार बनाने के लिए, एक मजबूत बिहार बनाने के लिए, और बिहार के आवाम को ताकत देने के लिए, और एक नया बिहार में क्रांति लाने के लिए तेजस्वी यादव जी को लोगों ने मैंडेट, लोगों ने प्यार दिया है, जो दिख रहा है आपको एग्जिट पोल के माध्यम से और सभाओं के माध्यम से। देखिएगा ये सब कोई फैक्टर नहीं रहेगा, मजबूत बिहार बनेगा। और बिहार के हक के लिए तेजस्वी यादव जी ने, जो उनके पास तजुर्बा है, जो उनका विवेक है, वह कहीं ना कहीं बेहतर बिहार बनाने में बहुत बेहतर रहेगा। इस चलिए हमारी भी शुभकामना है कि जो आकांक्षा है लोगों को, और जो आकांक्षा है पूरे बिहार को, वो उस आकांक्षा पे तेजस्वी यादव खरे उतरे, और जिस तरीके से बिहार के साथ आज तक 3 दशक से जो खिलवाड़ हुआ है, कम से कम अब बिहार को उसका हक मिले। और जो लोग हैं, जो सबसे बड़ी समस्या जिसके ऊपर ये चुनाव ये बड़ा मुद्दा बन गया, रोजगार, उसकी व्यवस्था हो। अब अंतिम हम यहाँ पे अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे विद्रोही जी से कि विद्रोही जी, आपने सुना, आपको क्या लगता है? देखिए मैं बताता हूँ कि पूरे देश में 3 मुद्दा इम्पोर्टेंट है, राम, राष्ट्र और रोटी। बीजेपी के लोगों ने एक गलती कर गया, उन्होंने पूरी चुनाव सभाओं में केवल राम और राष्ट्र पर चर्चा किया, रोटी पर चर्चा किया ही नहीं। और तो कहा तो गया है कि किसी कवि ने कहा है कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। अब तेजस्वी ने क्या किया, सिर्फ पलट दिया, उन्होंने केवल रोटी पर बात किया, और रोटी, बिहार का रोटी जो है वह राम राष्ट्र पर हावी हो गया, भारी पड़ा। ये मुद्दा बहुत भरा रहेगा तभी हम भजन भी गाएंगे और कीर्तन भी करेंगे। इसीलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा काम कर गया कि रोटी पर जो सवाल उठा, दवाई है, पढ़ाई है, सिंचाई है, ये सारा मुद्दा जो उठाया गया, यह मुद्दा लोगों को ज़्यादा टच किया, बिल्कुल टच किया, और यह मुद्दा काम कर गया। आपने देखा होगा कि रोटी को लेकर के, रोटी वो चीज़ है, रोटी को लेकर के जो लोग यहाँ से, बिहार से बाहर के प्रदेशों में गए हुए थे, और जब वहाँ पे रोटी नहीं मिली तो वही लोग वहाँ से वापस रेलवे लाइन की पटरियों पे आए हुए थे। और इसी दरमियान एक दर्दनाक हादसा हुआ था, 16-17 लोग रेल की पटरियों पे गाय, भेड़, बकरियों की तरह कट गए थे इसी रोटी की तलाश में। और इसी रोटी को नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार भूल गई। अब अंतिम सवाल हमारा ये बता दीजिए विद्रोही जी कि ये चुनाव तो हो गया, 10 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, एग्जिट पोल आया हुआ है, उस आधार पे तो बहुत कुछ चेंजिंग दिखाई दे रहा है। अब अगर तेजस्वी की सरकार बन जाती है और अगले साल 1 महीने के बाद हम लोग 2021 में चले जाएंगे, अगले साल
बंगाल का चुनाव होने वाला है, बिहार का कितना असर पड़ेगा बंगाल में? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग मुद्दा होता है, अलग अलग समस्या होता है। तो इसलिए बिहार की कुछ मुद्दा अलग था, समस्या अलग था, वहाँ की समस्या कुछ अलग है। इसलिए आप कहिएगा कि इसका असर पड़ने वाला, मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ेगा। छोटा सा जवाब मैडम, आप बता दीजिए कि बिहार का चुनाव का कितना असर पड़ेगा बंगाल पे? बिल्कुल असर पड़ेगा, बहुत अच्छा खासा असर पड़ेगा, क्योंकि जब वोट होता है तो उसका अब एक दूसरे पे मतलब उसका असर पड़ता ही पड़ता है। वहाँ पे अब हवाई जो बिहार में चल रहा था वो हवाई नहीं चलेगी, वहाँ वास्तविकता पे मतलब। राजीव जी आप भी बता दीजिए कि क्या इसका कितना असर पड़ेगा बंगाल पे? देखिए, बंगाल का बहुत कॉन्शियस वोटर है। एक जमाना था जब 5 पैसा ट्राम का भाड़ा बढ़ता था तो पूरा रेल का चक्का वहाँ जाम होने की, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का वोटर बहुत कॉन्शियस है। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है बीजेपी जिस खेल में माहिर है, हिंदू मुसलमान देश, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना जापान, देखिए ये हिंदू मुसलमान और ये सब पॉलिटिशियंस का अपना बना बनाया खेल है। अब उस तरह से जाइएगा, समझना शुरू कर दिया अब उसमें अंदर जाइएगा तो सबसे ज़्यादा दंगों का इतिहास मिसेस गांधी के पीरियड में रहा है, समझे कि नहीं? यूपी में सबसे ज़्यादा जो दंगों का इतिहास रहा है समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह के रिजिम का रहा है। इसलिए ये सब पॉलिटिकल गेम है, किसको कहाँ उठाना है, कहाँ बैठाना है, दंगा कराना, ये कराना, स्टूडेंट को एजिटेट कर देना, स्टूडेंट एजिटेशन को बढ़ावा देना, ये सब पॉलिटिकल गेम है। चलिए, पॉलिटिकल गेम है। अजय जी आप बताइए क्या कितना असर होगा अगर बिहार में आपकी सरकार बनती है, तेजस्वी की सरकार बनती है तो इसका, चूंकि अगले साल वहाँ का भी चुनाव, ये असर रुकने वाला नहीं है। और ये असर केवल बंगाल तक नहीं है, ये असर का अब स्टार्टिंग हो चुका है। देखिएगा ये 2024 में भी इसका प्रभाव रहेगा। और यहाँ नहीं, ये तो स्टार्ट हो चुका है ना, यहाँ से बंगाल जाएंगे, उसके बाद अदर स्टेट जाएंगे, और देखिएगा 2024 में भी यही असर काम करेगा। बिल्कुल यही असर काम करेगा। और ये असर तब तक काम करेगा जब जुमलों की बात होगी, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अरे कब करेंगे? इतने दिनों से आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, आखिर ये कब होगा? और नहीं होगा तो जो रिजल्ट बिहार का जो दिखाई दे रहा है वही रिजल्ट बंगाल का भी होगा। अब देखना है कि आने वाले 10 तारीख को जब सुबह 8 बजे से ईवीएम खुलना शुरू होता है तो क्या ये एग्जिट पोल मैंडेट में बदल पाता है, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा।